हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द डिफेंस गुरुजी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है डिफेंस गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी का कवर करेंगे। एसीसी 131 को ये टारगेट कर रहा है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ज्योग्राफी का वो होगा क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी संबंधी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं, क्लाइमेट और वेदर के अंदर क्या डिफरेंस है, ह्यूमिडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इंसोलेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, उन सब टर्म्स पे आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो उन्हें एक एक करके आज की क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास के साथ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर की, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जैसा कि आप सभी जानते हैं ये आपकी हुई अर्थ के अराउंड एक एनवलप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होता है। ये लगा लो अर्थ एक छोटी बॉल है और उसके बाहर एक बड़ी बॉल प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका अर्थ के अराउंड जो आप एनवलप ऑफ गैसेस देखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। दिस इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या एटमॉस्फेयर आपकी अर्थ का हिस्सा है, पार्ट है या नहीं है। बिल्कुल अर्थ का हिस्सा है। अर्थ का हिस्सा इसलिए है बिकॉज ये आप एटमॉस्फेयर को अर्थ से अलग यानी सेपरेट नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द अर्थ। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ग्रेविटी की वजह से वो हेल्ड टुगेदर है। तो एक बात हमें समझ में आ गई, एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर आपका एनवलप ऑफ गैसेस है। और क्या एक कोई पर्टिकुलर गैसेस है? नहीं, एक पर्टिकुलर गैस नहीं है, इसके अंदर आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर इसके अंदर प्रेजेंट है। आगे हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी गैसेस है जिसका मिक्सचर आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। सो एटमॉस्फेयर इज द एनवलप ऑफ एयर दैट कंप्लीटली सराउंड द अर्थ सरफेस। ये हम सबको पता है। अब अगला सवाल आता है, आखिरकार एटमॉस्फेयर की हाइट कितने लेवल तक हो सकती है? मतलब अगर मैं एनवलप है तो एनवलप भी कितने ऊंचाई तक है? तो जो प्रैक्टिकल सेंस के लिए इसकी हाइट मानी गई है वो 800 से लेके 1000 किलोमीटर तक इसकी जो प्रैक्टिकल हाइट है उसको अज्यूम किया गया है। तो आपका एटमॉस्फेयर कहां तक एक्सटेंड करता है? 1000 किलोमीटर तक की हाइट तक आपका एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है। अगला सवाल आपका ये बन सकता है। इससे अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये रहेगी कि अगर मैं इसी एटमॉस्फेयर की बात करूं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये आपका हुआ अर्थ, दिस इज योर अर्थ। यहां पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, इसकी हाइट भी देख ली हमने, 1000 किलोमीटर तक इसकी मैक्सिमम हाइट आपकी पाई जाती है। अब इसमें भी जो 99%, ये जो 32 किलोमीटर है, जो आपके अर्थ से ऊपर 32 किलोमीटर का जो एरिया है, इस 32 किलोमीटर के अंदर पूरे एटमॉस्फेयर का 99% वेट पाया जाता है। 99% मास पूरे एटमॉस्फेयर का अर्थ से लेके ऊपर तक 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी क्या प्रेजेंट है? गैसेस ही, वेरियस गैसेस प्रेजेंट है। अब ये गैसेस वेट किसकी वजह से होगा? इन्हीं गैसेस के पार्टिकल्स की वजह से होगा। अब ग्रेविटी की वजह से ये पार्टिकल्स अर्थ के क्लोज ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के क्लोज ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास प्रेजेंट होंगे। तो मैक्सिमम जो आपके पार्टिकल्स है वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ के 32 किलोमीटर के आसपास प्रेजेंट होंगे और उसी की वजह से 99% वेट अर्थ का 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, क्यों? हमने कारण देख ही लिया, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिरकार मैंने जब बोला कि आपका एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एटमॉस्फेयर इज योर मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसके अंदर आपकी कौन कौन सी गैसेस एक्चुअली में प्रेजेंट है? तो अगर बात करूं सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है, हम सबको पता है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन दी मैक्सिमम अमाउंट। कौन सी गैस सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है? आपकी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, विच इज योर 78%। उसके बाद जो सेकेंड अमाउंट पे, जो सेकेंड नंबर पे जो आपकी गैस आती है वो है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी सेकंड नंबर पे आती है, जो है वैसे तो 21% और बहुत प्रिसाइजली बोलूं तो 20.95%।
ठीक है। थर्ड नंबर पे जो गैस आपके एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है वो कार्बन नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि वो कार्बन है, वो कार्बन ना होके आपकी जो थर्ड नंबर पे जो गैस प्रेजेंट है वो है आर्गन। और आर्गन का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, 0.93% आपकी आर्गन प्रेजेंट है। अब जो नाइट्रोजन हुई, ऑक्सीजन हुई, आर्गन हुई, ये सारी जो कहलाती हैं ये आपकी परमानेंट गैसेस कहलाती हैं। ये आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर परमानेंट गैसेस कहलाती हैं, बिकॉज इनका जो टाइम है एटमॉस्फेयर के अंदर रहने का वो लंबे टाइम तक सेम ही अमाउंट के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा आपकी कुछ जो ये आप यहाँ पे गैसेस देख रहे हो, फोर्थ नंबर पे जो ये आपकी आर्गन हो गई, ठीक है, आर्गन हो गई आपकी थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, 0.038%। बट ये जो आपकी CO2 है इसका जो अमाउंट है वो आजकल वेरी करता जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपकी CO2 वेरिएबल गैसेस में से भी आती है। आजकल आपकी CO2 कौन सी है, वेरिएबल गैस है। इसके अलावा हमें ज़ीनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम और क्रिप्टॉन ये कुछ गैसेस देखने को मिलती है और इन सारी गैसेस को हम नाम देते हैं ट्रेस गैसेस। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेस गैसेस। तो ये आपकी ओवरऑल क्या हुई, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस था उसके अंदर कौन सी गैस कितने अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है ये हमने बात कर ली। ट्रेस गैसेस में सबसे कम जो गैस प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन। ट्रेस गैस में जो आपकी सबसे कम लीस्ट प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन। यही आपके प्रोबेबल सवाल बन सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बात देखेंगे हम, अब इन्हीं जो गैसेस के ऊपर हमने बोला कि एटमॉस्फेयर के अंदर यानी आपके वायुमंडल के अंदर तीन मेन चीजें प्रेजेंट होती हैं, तीन मेन चीजें प्रेजेंट होंगी। सबसे पहला आपके वायुमंडल के अंदर गैसेस प्रेजेंट होंगी, दूसरा आपका वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, ठीक है, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो गैसेस में जो आपकी सबसे मुख्य गैस है इसके बारे में देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मुख्य गैस इसलिए क्योंकि ये कौन सा आपका इफेक्ट कॉज करती है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का ये मतलब है कि जो सूरज से यहाँ पे आपका सन प्रेजेंट है, ये अर्थ है, तो सूरज से आती हुई शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस को तो आने दे ऐसी गैसेस, बट आपके जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस जो अर्थ से इमिट होंगी या अर्थ जो रेडिएशंस को बाहर छोड़ेगा उन्हें ना जाने दे, ऐसे पार्टिकल्स आपकी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। और इस पूरे इफेक्ट को जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, 0.038% के अंदर ही प्रेजेंट होती है, बट इसके अंदर एक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी है कि अब्सॉर्ब कर लेती है हीट को, यानी कि जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी उतना ही ज्यादा आपके वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी CO2 के पास हीट को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, और जिन गैसेस के पास हीट को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। और ये हीट को अब्सॉर्ब करती है, इसी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है। अब अगला सवाल बनता है, आखिरकार अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो 15 डिग्री सेल्सियस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं जिसका नाम है वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर वेपर की अगर बात करूं तो कितनी परसेंटेज के अंदर वाटर वेपर आपका एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वाटर वेपर 0 से 4% आपका एटमॉस्फेयर के अंदर बाय वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। और ये एक वेरिएबल गैस है, यानी कहीं पे कितनी ही अमाउंट के अंदर और किसी और जगह अलग अमाउंट के अंदर, जरूरी नहीं है हर जगह 4%, तो कई जगह 2% है, कई जगह 3% है, बट इसकी जो नॉर्मल वेरिएशन रहती है वो 0 से 4% रहती है। एक इंपॉर्टेंट बात वाटर वेपर के बारे में ये है, कई लोगों को लगता है कि वाटर वेपर ग्रीन हाउस, वाटर वेपर तो क्या हुई, कुछ पानी की बूंदे ही तो हुई एटमॉस्फेयर में। अब पानी की बूंदे कहाँ से ग्रीन हाउस गैस कॉज करेंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कॉज करेंगी, बट एक्चुअल में आपके ये वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है। इसका मतलब ये वाटर वेपर्स भी सूरज से आने वाली रोशनी को तो धरती तक पहुंचने देते हैं, पर धरती से सूरज तक जाने वाली ऊर्जा को यानी हीट को नहीं वापस जाने देते। अगर उसे वापस नहीं जाने देंगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, हीटिंग ऑफ दी सरफेस करेंगे। तो वाटर वेपर्स जस्ट लाइक योर किसकी तरह,
बिल्कुल आपके कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इनके पास भी एबिलिटी होती है कि ये हीट को अब्जॉर्ब कर सके। यही वाटर वेपर्स और क्या डिसाइड करते हैं, जितना ज्यादा आपके एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे वही तो डिसाइड करेगा ना। देखिए, जितना ज्यादा आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे वो क्या डिसाइड करेगा कि आपके बादल कितने बनेंगे। ठीक है, क्लाउड्स किससे बनते हैं? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कि आपके क्लाउड्स कितने बनेंगे। और यही क्लाउड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपकी रेनफॉल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेनफॉल को और क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो वाटर वेपर्स डिसाइड्स द क्लाउड इन योर एटमॉस्फेयर एंड ऑल्सो द रेनफॉल। ये भी आप पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब जो थर्ड कंपोनेंट हमारे पास रह गया वो रह गया डस्ट। थर्ड कंपोनेंट जो रह गया वो रह गया डस्ट। अब डस्ट पार्टिकल आपके क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल आपकी इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मतलब कि ये जो उनके पास जो सूरज की रोशनी आ रही होती है उसे ही पहले ही ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करके वापस की तरफ बाहर भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ही आप जो आकाश के अंदर रेड या ऑरेंज कलर देखते हो सनराइज और सनसेट के टाइम पे, जो आप रेड और ऑरेंज कलर देखते हो बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है? इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स की वजह से वो पॉसिबल हो पाता है। ये डस्ट पार्टिकल इसके अलावा जो अभी हमने वाटर वेपर पढ़े, ठीक है, अभी जो हमने वाटर वेपर पढ़े थे वो किसके ऊपर कंबाइन करके, जैसे ये वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये इस डस्ट पार्टिकल के साथ ही तो कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके डस्ट पार्टिकल है इन्हें क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। इन्हें क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई यानी डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी क्लाउड की फॉर्मेशन के लिए। अब जो अगला इंपॉर्टेंट आपका एरिया है वो है आपका लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कौन कौन सी आपकी परतें हैं एटमॉस्फेयर की। जैसे कि हमने अर्थ के अंदर देखा था कि भाई अर्थ के अंदर 3 लेयर्स हैं, कोर है, यहाँ पे मेंटल है और ऊपर क्रस्ट है। इसी तरीके से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसी तरीके से जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी भी लेयर्स है। अर्थ के एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स है। ठीक है, तो जो अर्थ के बिल्कुल ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसे क्या बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर। उससे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट जो लेयर है उसको बोलेंगे आपकी मीजोस्फियर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसको क्या बोलेंगे? मीजोस्फियर। अब मीजो का मतलब क्या होता है? मिडल। ये भी लेयर आपकी क्या है? मिडल में है। उससे ऊपर जो आपकी लेयर है उसे बोलते हैं थर्मोस्फियर, और सबसे बाहर वाली लेयर को बोला जाता है एक्सोस्फियर। तो ये आपकी प्रमुख 5 लेयर्स एटमॉस्फेयर की है। ठीक है, जैसे अर्थ के इनसाइड में लेयर थी ऐसे ही एटमॉस्फेयर में भी लेयर है। अब ये लेयर किसके बेसिस पे है? ये लेयर टेम्परेचर के बेसिस पे है। एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो, ये लेयर टेम्परेचर के बेसिस पे, इसका क्या मतलब है? ये आपके यहां पे अर्थ प्रेजेंट है, सबसे पहले आपकी कौन सी प्रेजेंट है? लेयर ट्रोपोस्फियर। ठीक है, फिर आपकी कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर। देन यू हैव मीजोस्फियर, देन यू हैव थर्मोस्फियर, और सबसे आखिरी वाली है आपकी एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये लेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लेयर बनी है वो किसके बेसिस पे बनी है? टेम्परेचर के बेस पे बनी है। किसके बेस पे बनी है? टेम्परेचर के बेस पे। ट्रोपोस्फियर वो लेयर है जिसमें आप ऊपर की तरफ जाओगे, जितना ऊपर जाओगे उतना आपका जो तापमान है वो डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो आपकी ट्रोपोस्फियर के अंदर ऊपर जाते जाते आपका जो टेम्परेचर है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। और जिस दर से वो डिक्रीज करता है, जिस रेट से वो डिक्रीज करता है, उसे बोलते हैं लैप्स रेट। अब जिस पॉइंट तक आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है वहां तक एक लेयर, अब यहां पे आके टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद हो जाता है, तो इस लेयर को क्या बोल देते हो? ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब है अब आपका टेम्परेचर कम होना
बंद हो गया है। अब इससे जब ऊपर की तरफ जाएंगे आप, इससे ऊपर की तरफ जाएंगे, अब टेम्परेचर ऊपर जाते जाते कम नहीं होगा, बल्कि टेम्परेचर ऊपर जाते जाते बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर ऊपर जाते जाते क्या करेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर ऊपर जाते जाते इसलिए बढ़ रहा है, तो अब ये एक अलग लेयर बन गई। फिर से अगली लेयर के अंदर अब यहां पे बढ़ना टेम्परेचर बंद हो जाता है, ठीक है। ऊपर जाते जाते यहां पे इस पॉइंट पे आके टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, तो इसको क्या बोलते देते हैं, स्ट्रेटोपॉज। अब जो नेक्स्ट लेयर होगी आपकी, वहां पे ऊपर जाते जाते टेम्परेचर फिर से क्या करेगा, आपका डिक्रीज करना शुरू कर देगा, तो एक अलग लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब यहां पे वो बंद हो जाता है डिक्रीज करना, तो इसको क्या बोल देते हैं, मीजोपॉज। इसको क्या बोलेंगे, मीजोपॉज। अब फिर से नेक्स्ट लेयर में सेम बात आ जाती है कि अब ऊपर जाते जाते आपका टेम्परेचर फिर क्या कर रहा है, फिर से बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। फिर ये पॉइंट आ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, थर्मोपॉज। यानी कि एक लेयर के अंदर ऊपर जाते जाते टेम्परेचर घट रहा है, दूसरी लेयर के अंदर ऊपर जाते जाते टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर अगली लेयर के अंदर ऊपर जाते जाते टेम्परेचर घट रहा है, फिर अगली लेयर के अंदर ऊपर जाते जाते टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसी बेस पे टेम्परेचर घट रहा है किसी लेयर के अंदर तो वो एक लेयर बन जाती है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो अगली लेयर बन जाती है। इस बेस पे आपके एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक बार इनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, फिर कंटेंट के थ्रू उसको रीड आउट भी कर लेंगे, बट बेसिकली एक बार देख लेते हैं। देखो, अब जो आपकी हाइट है, हाइट से पहले ये देख लेते हैं कि आपका जो ट्रोपोस्फियर है, इसके अंदर क्या क्या हमें फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। तो जितने भी वेदर की एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी वेदर की एक्टिविटीज होती हैं, यानी जितना भी बारिश होनी है, ठीक है, गर्मी पड़नी है, वो सारी क्लाइमेट बदलना है, वो कौन सी लेयर के अंदर होता है, ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है। स्ट्रेटोस्फियर लेयर के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। जिसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर, जो हमें किससे बचाएगी, यूवी रेडिएशन, यानी सूरज से आने वाली यूवी किरणों से ये हमें बचाती है। और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन लेयर होने की वजह से ही, जो कितने एरिया पे प्रेजेंट होती है, 30 से कुछ 50, ठीक है, किलोमीटर पे ये प्रेजेंट होती है। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होने की वजह से ही जब वो यूवी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रही थी, इसीलिए स्ट्रेटोस्फियर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ था। अदरवाइज तो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। मीजोस्फियर वो लेयर होती है जिसके अंदर मिटियोर होते हैं, ठीक है, मिटियोर हमें देखने को मिलते हैं। और जो मीजोस्फियर जो लेयर है, इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो सबसे कम टेम्परेचर रहेगा, लोवेस्ट टेम्परेचर वाली लेयर होती है। फिर अगली है आपकी थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर लेयर के अंदर आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको आयनोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक और नाम चला जाता है आयनोस्फियर। यही आयंस किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए। यानी जो हमें रेडियो कम्युनिकेशन अगर करना हो तो वो कौन सी लेयर से रिस्पॉन्सिबल है, आपका थर्मोस्फियर से रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट लेयर है आपकी एक्सोस्फियर। इसके अंदर जो आप स्पेस, सैटेलाइट ये सब लॉन्च करते हैं, ये आप इस लेयर के अंदर लॉन्च करते हैं। अब बात आए एरोप्लेन्स कौन सी लेयर के अंदर उड़ाए जाते हैं, तो ट्रोपोस्फियर के अंदर नहीं, ये ट्रोपोस्फियर के बेस पे और स्ट्रेटोस्फियर के ट्रोपोस्फियर के हेड पे और स्ट्रेटोस्फियर के बेस पे यहाँ पे आपके एयरप्लेन्स या फिर जेट प्लेन्स को उड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका ट्रोपोस्फियर है, इसके अंदर तो हवाएं कुछ इस तरीके से चल रही होती है, ऊपर नीचे की तरफ टर्बुलेंट फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से चल रही होती है। अगर इस तरीके से हवाएं चलेंगी तो वो प्लेन को उड़ने नहीं देंगी, और इसीलिए जब प्लेन बिल्कुल टेक ऑफ करता है हमें टर्बुलेंस फील होती है। जैसे ही प्लेन एक हाइट पे चला जाएगा, जो वो स्ट्रेटोस्फियर की हाइट पे चला जाएगा, तब वो इजीली मूव कर सकता है, क्योंकि वहां पे हवाएं आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे अदर डायरेक्शन में हो। जबकि ट्रोपोस्फियर के अंदर आपकी जो हवाएं होती हैं वो वर्टिकली चलती हैं, जिस वजह से वो एरोप्लेन को नहीं उड़ने देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन बाय वन कवर करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके ट्रोपोस्फियर की। सबसे पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की। तो ये आपकी पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये बात हमने समझ लिया। इसकी हाइट, अब अगर मैं हाइट की बात करूं, ठीक है, तो ये आपका अर्थ थी,
और अर्थ के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, इक्वेटर, और इधर क्या प्रेजेंट है, पोल। तो मैंने ये बोला जा रहा है कि इसकी जो हाइट है वो इक्वेटर पे ज्यादा ऊंची हाइट है, 18 किलोमीटर तक हो सकती है, बट पोल के ऊपर ये जो सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही रहती है। इसका कारण ये है क्योंकि इक्वेटर के ऊपर हीट ज्यादा होने की वजह से यहाँ के पार्टिकल्स और ज्यादा दूर दूर चले जाएंगे। अब इक्वेटर के ऊपर हीट ज्यादा है तो पार्टिकल ज्यादा दूर दूर और ऊपर तक चले जाते हैं, जबकि पोल्स के ऊपर इतनी हीट ना होने की वजह से पार्टिकल्स पास पास रहते हैं। तो आ गया ना इसकी वजह से ये हाइट का डिफरेंस। तो इस तरीके से ये आपका हाइट का डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर। ठीक है, तो 18 किलोमीटर एट इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट पोल, तो एवरेज हाइट कितनी हुई, 13 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट रहती है। इस लेयर के अंदर आपका टेम्परेचर घटता जाता है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ये बात हम कर ही चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि वाटर वेपर्स जो होंगे वो इसी लेयर के अंदर क्या करते हैं, क्लाउड बनाते हैं। मैंने बताया था कि इसी लेयर के अंदर जितने भी आपके वेदर के फिनोमिनन्स हैं वो यहीं पे होंगे। जो भी आपका वेदर चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, वो सारा का सारा इसी लेयर के अंदर आपका होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर जैसे कि मैंने बोला ऊपर जाते जाते डिक्रीज करता है, तो कितना डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे आपका 15 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर जाते जाते इसका टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी ट्रोपोपोज पे टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाएगा, -58 डिग्री सेल्सियस तक रीच आउट कर जाएगा। नेक्स्ट लेयर है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, ये आपकी सेकंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और इसकी हाइट जैसे कि मैंने बताया ये आपकी अर्थ थी, ऑन एन एवरेज ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी रही थी, 13 किलोमीटर रही थी। चलो वो बात अलग है, इक्वेटर पे अलग है, पोल पे अलग है। और स्ट्रेटोस्फियर की जो हाइट होगी वो कहां तक होगी, 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर रहती है। तो इसकी हाइट कहां तक होती है, अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर तक रहती है। इसके अंदर तापमान बढ़ता है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। उसका कारण भी हम बता चुके हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वो कौन अब्सॉर्ब करता है, इसके अंदर उपस्थित ओजोन की लेयर अल्ट्रावायलेट, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेती है। इस लेयर के अंदर कुछ भी नहीं होता, दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम दी वेदर फिनोमिनन, यानी इस लेयर के अंदर कोई भी वेदर का फिनोमिना आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगली जो मुख्य लेयर है वो है आपकी मीजोस्फीयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर यू हैव इज योर मीजोस्फीयर। तो इस स्ट्रेटोस्फीयर के जो ऊपर जो लेयर लाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं, मीजोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अभी बात करी थी अर्थ, ट्रोपोस्फियर, नेक्स्ट कौन सी थी, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के जो ऊपर जो लेयर लाई करेगी वो मीजोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की हाइट 50 किलोमीटर थी, तो मीजोस्फियर की हाइट आपकी कितनी हो जाती है, 80 किलोमीटर तक हो जाती है। अब हमने जैसा कि बात करा था स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाते जाते तापमान बढ़ता है, बट मीजोस्फियर में ऊपर जाते जाते तापमान घटता है। ठीक है, तो ये मेजर स्फीयर है जिसकी हाइट आपकी 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। यहां पर टेम्परेचर, अब यहां पर टेम्परेचर था -85 डिग्री सेल्सियस या -58, सॉरी यहां पे था आपका -58 डिग्री सेल्सियस। ट्रोपोस्फियर के एंड पे -58 डिग्री सेल्सियस हो गया था। आप ऊपर जाते जाते कुछ बढ़ गया, मान लो फिर से एक पॉइंट पे आ गया। ठीक है, लेकिन मीजोस्फीयर में ऊपर जाते जाते ये -90 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी आपकी कौन सी है, मीजोस्फीयर ही है। ठीक है, जहां पे ये लेयर एंड होगी उसे क्या बोला जाएगा, मीजोपॉज उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर है आपकी थर्मोस्फियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर यू हैव इज थर्मोस्फियर। ये आपकी मीजोस्फियर से ऊपर लाया करती है। हमने देखा 80 किलोमीटर तक आपकी लाया कर रही थी मीजोस्फियर। मीजोस्फियर से ऊपर आपकी 600 किलोमीटर तक जो लेयर लाया करेगी उसको क्या बोलेंगे आप, थर्मोस्फियर बोलेंगे। इस लेयर के अंदर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, तो क्या मैं बोल सकती हूं कि ये हॉटेस्ट लेयर है, बिल्कुल इसे हॉटेस्ट लेयर बोला जा सकता है। इसमें टेम्परेचर 2482.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ओके, इस लेयर के अंदर जो भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो किसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, एक्स रेज को भी ऑब्जॉर्ब करते हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी ऑब्जॉर्ब करते हैं जो सन से आ रही है। इसी वजह से इस लेयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है।
और इन लेयर्स, इस लेयर में जो भी गैस मॉलिक्यूल है जब एक्स रेज और यूवी रेज को ऑब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से वो टूट के आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसीलिए इस लेयर को एक और नाम से जाना जाता है आयनोस्फीयर। इसीलिए इसको आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हमने बात करी, ये किसके लिए हेल्पफुल होंगे? ये आपके रेडियो वेव्स को, मतलब रेडियो कम्युनिकेशन के लिए आपके हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इन्हीं आयंस की मदद से आपका जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी? हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। अब लास्ट आपकी जो लेयर बचती है वो एक्सोस्फीयर ही है। कुछ आपके साइंटिस्ट एक्सोस्फीयर को थर्मोस्फीयर का ही हिस्सा मानते हैं, कुछ इसे अलग से कंसीडर करते हैं। तो जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, उसका नाम है एक्सोस्फीयर, जो किसके ऊपर लाई करती है? थर्मोस्फीयर के ऊपर लाई करती है। इसकी हाइट 960 किलोमीटर या फिर आप ये भी बोल सकते हो 1000 किलोमीटर तक लाई करती है। ठीक है, और एक्सोस्फीयर के बाद तो आपका क्या शुरू हो जाता है? स्पेस शुरू हो जाता है। इसका टेम्परेचर 300 से आपका कुछ 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका टेम्परेचर थर्मोस्फीयर के टेम्परेचर से कम है। तो हॉटेस्ट लेयर कौन सी है? आपकी थर्मोस्फीयर लेयर हॉटेस्ट लेयर है। इसके अंदर कुछ ही गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ओनली ट्रेसेस ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, यही सब कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है। बिकॉज इतनी ऊपर ग्रेविटी ना प्रेजेंट होने की वजह से बहुत सारी गैसेस आपकी स्पेस के अंदर एस्केप कर जाती है। ठीक है, तो ये था आपका सब, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन थी अबाउट एटमॉस्फेयर, एंड उसी के साथ साथ हमने देखा आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में। अब फर्दर कुछ टॉपिक्स हैं, उन्हें और देख लेते हैं। जैसे कि हाउ द सन क्रिएट द एनर्जी, आपका जो सूरज है वो एनर्जी को कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपके जो सन है, अगर मैं बात करूं, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आपकी अर्थ पे जितनी भी एनर्जी आप देख पा रहे हो वो सब किसकी वजह से है? सन की वजह से है। ठीक है, तो सन के जो कोर के अंदर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक आपका प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन और दूसरा आपका प्रेजेंट होता है हीलियम। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है? तो हाइड्रोजन आपका 3:1 की प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन हीलियम से 3:1 की प्रोपोर्शन में, यानी कि आपका हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्शन होगा कोर के अंदर। सन के जो कोर होता है, बिल्कुल बीच वाला जो क्षेत्र होता है, उसे कोर बोलते हैं। और इस जो रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे। और इससे सन क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है, हर डायरेक्शन के अंदर रिलीज करता है। ठीक है, अब यही जो सन से रेडिएशन है वो कहां पहुंचती है? आपकी अर्थ तक पहुंचती है और अर्थ का प्राइमरी सोर्स बनती है। तो इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंसोलेशन, मतलब एमसीक्यू में दे देगा कि इंसोलेशन का मतलब क्या होता है और आपको ऑप्शंस दे देगा। तो इंसोलेशन का मतलब होता है सूरज से आने वाली किरणें, इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम दी सन। ठीक है, तो जो भी आपकी सूरज से आने वाली किरणें हैं, इनकमिंग रेडिएशंस हैं आपकी सन से आने वाली, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका इंसोलेशन उसको बोला जाता है। अब जो सूरज से जो किरणें आती हैं वो कौन सी वेवलेंथ की फॉर्म में आती हैं? वो शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में आती है। सूरज से आती है किरणें शॉर्ट वेवलेंथ में। ये सन है, ये अर्थ है, अभी तक बात करी थी। तो सन से जो रेडिएशन आती है वो आती है शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में। अब अर्थ उन्हें एक बार के लिए अब्सॉर्ब करती है और बाद में उन्हें रेडिएट बैक करती है। रेडिएट बैक जब कर रही है, देखो सूरज से आने वाली किरणों को तो हमने क्या नाम दिया? इंसोलेशन। अर्थ ने ये रेडिएशन को अब्सॉर्ब किया और वापस भेज दिया। अब अर्थ से जाने वाली किरणों को हम क्या नाम देते हैं? हीट को क्या नाम देते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या नाम देंगे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है धरती, रेडिएशन मतलब आपकी ऊर्जा। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है? जो एनर्जी सन से अब्सॉर्ब करी थी अर्थ के सरफेस ने, जब वो उसको रेडिएट बैक कर देती है स्पेस के अंदर, तो उसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब सन से आने वाली जो रेडिएशन आई थी वो शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में आई थी, बट यहाँ पे वो जाएंगी कौन सी वेवलेंथ की फॉर्म में? लॉन्ग वेवलेंथ की फॉर्म में। इसीलिए कुछ जो गैसेस हैं, जैसे आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड,
वो आपकी शॉर्ट वेवलेंथ को तो अलाउ करती है बट लॉन्ग वेवलेंथ को जाना अलाउ नहीं करती, ठीक है। उस वजह से ग्रीन हाउस आपकी इफेक्ट क्रिएट होता है। ओके अब जो ये रेडिएशंस हैं ये वापस क्यों जाती हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वापस इसलिए जाती है बिकॉज ऐसा माना जाता है कि अर्थ के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल प्रेजेंट है जैसे कि आपका यूरेनियम, थोरियम और रेडियन, ये क्या करता है, जो अब्सॉर्ब्ड एनर्जी है उसको बाहर की तरफ फिर से एमिट बैक करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इसके बाद एक ह्यूमिडिटी, एक ये और देखेंगे वेदर, ठीक है, एक और देखते हैं वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फर्दर आपकी क्लाइमेटोलॉजी को कैरी आउट करेंगे। तो वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या डिफरेंस है, देखो वेदर हो या क्लाइमेट हो, बात किसके बारे में की जाती है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है उसके बारे में बात की जाती है। एटमॉस्फेयर की कंडीशन में आप क्या जानना चाहते हो कि टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, रेनफॉल यानी बारिश कितनी है। हम जब भी वेदर फॉरकास्ट की बात करते हैं तब हम यही बात करते हैं ना कि तापमान कितना है, रेनफॉल कितनी है, क्लाउड्स कितने होंगे, क्लाउड्स होंगे भी या नहीं होंगे, साफ आसमान है या फिर बादल हैं, तो इस तरीके की हम बातें करते हैं। तो किसी भी एरिया के क्लाइमेट और वेदर दो अलग अलग चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का अगर मैं क्लाइमेट आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे मैम राजस्थान का क्लाइमेट है हॉट वार्म, यानी गर्मी रहती है। बट क्या वहां पे कभी बारिश नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो क्लाइमेट तो हॉट एंड वार्म है क्योंकि ओवरऑल लंबे टाइम तक वहां पे हॉट और वार्म क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। बट अगर मैं वेदर की बात करूं, वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। सुबह धूप थी, दिन में बारिश हो गई, शाम को ठंडा मौसम है। तो ये क्या है, आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको बारिश भी देखने को मिली, धूप भी देखने को मिली, बादल भी देखने को मिले और आपको ठंडा मौसम भी देखने को मिला। तो ये क्लाइमेट से अलग है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, एक दिन के टाइम पे या फिर आने वाले कल के टाइम पे, अगर शॉर्ट टर्म पे अगर हम एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को स्टडी करते हैं तो उसे वेदर बोलते हैं, और अगर हम लॉन्ग टर्म पे एटमॉस्फेयर की कंडीशन को एवरेज मान के स्टडी करते हैं तो उसे क्लाइमेट बोला जाता है। तो वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे टाइम के लिए, छोटी अवधि के लिए। लेकिन क्लाइमेट आपका इंटीग्रल पिक्चर होती है वेदर कंडीशन की, किसके, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब सवाल आता है कि कितना लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। तो आपकी WMO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल के अकॉर्डिंग ये आपका कितना है, 35 ईयर्स। कितना है, 35 ईयर्स टू 30 ईयर्स का जो आपका टाइम है उसको कंसीडर किया जाता है। 35 टू 30 ईयर्स तक एक जगह का आपका वेदर देखा जाता है, उसका एवरेज निकाल के वहां का क्लाइमेट डिसाइड होता है। तो इस तरीके से आपका वेदर और क्लाइमेट डिफरेंट होता है। तो कल की क्लास में जो हम क्लाइमेटोलॉजी के बचे हुए टॉपिक्स देखेंगे वो रहेंगे आपके, और उसी के साथ आपके कुछ जियोमॉर्फोलॉजी के बचे हुए हैं। बट जिस दिन भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मतलब क्लास जिस दिन आपकी छोटी होगी उस दिन उन टॉपिक्स को ऐड करेंगे, डोंट वरी, वी विल कवर देम। तो आपका कल जो आपका टॉपिक्स होंगे क्लाइमेटोलॉजी के लिए वो होगा आपका ह्यूमिडिटी क्या होती है, रेनफॉल के फॉर्म्स पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी विंड्स, लोकल विंड्स पे आपके सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि लू कहाँ है, सिरोको कहाँ है, फोहेन कौन से कंट्री के अंदर है। तो इन विंड्स पे पूछे जाने वाले सवालों को कल हम टैकल करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।